All right, so in the previous class, we have already discussed up till um, okay, we have already discussed how the lawyer, he lost his job because all the poets and the writers, the story department was closed. So now comes the next part where Gemini Studios was a favorite haunt of poets like S.T.S. Yogiyar, Sangu Subramaniam, Krishna Sastri, and Harindranath Chattopadhyay. It had an excellent message which supplied good coffee at all times of the day and for most part of the night. So Gemini Studios was the favorite haunt. जितने भी उस टाइम के बड़े बड़े पोइट्स थे लाइक S.D.R. योगियार और सांगू सुब्रमण्यम कृष्ण शास्त्री, ये सभी लोग जो थे वहां पे जेमिनी स्टूडियोज रेगुलरली आया करते थे. इट हैड एन एक्सलेंट मेस और वहां की मेस जो थी वो बेस्ट थी विच सप्लाइड गुड कॉफी एट ऑल टाइम्स. मतलब कॉफी तो वहां पे 24 आवर्स ऑलमोस्ट अवेलेबल रहती थी. एंड दोस वर द डेज व्हेन कांग्रेस रूल meant prohibition and meeting over a cup of coffee was rather a satisfying entertainment. तो if you look at this then वो उन दिनों की बात है जब कांग्रेस रूल का मतलब था प्रोहिबिशन, हर चीज को पे जो है वो बैन लगा हुआ था बहुत सारी चीजों पे. एंड मीटिंग ओवर अ कप ऑफ कॉफी, मतलब कॉफी के लिए मिलना वाज रादर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट कि चलो कम से कम इस टाइम पे हम फ्रीली एक दूसरे से बात कर सकते हैं. Barring the office boys and a couple of clerks, everybody else at the studios radiated leisure, a prerequisite for poetry. तो कुछ एक ऑफिस बॉयज और कुछ एक क्लर्क्स को छोड़ दो, तो उनके अलावा बाकी जितने भी लोग थे स्टूडियो में, जितने भी लोग काम करते थे, दे ऑल रेडिएटेड लेजर. मतलब कि उनकी शक्लों से लगता था कि वो वहां पे कितने खुश हैं, बहुत आराम से रहते थे, बहुत मस्त रहते थे वहां पे. विच इज अ प्री रिक्विजाइट फॉर पोएट्री, जो कि पोएट्री के लिए एक बहुत ही प्री रिक्विजाइट है कि मतलब माइंड फ्री होगा, फ्रेश होगा, तभी उसमें क्रिएटिव थॉट्स आएंगे, तभी आप अच्छी अच्छी चीजें लिख पाओगे. Most of them wore khadi and worshipped Gandhiji, but beyond that, they had not the faintest appreciation for political thought of any kind. ज्यादातर लोग जो जेमिनी स्टूडियोज में आते थे या वहां पे काम करते थे, ज्यादातर लोग जो थे वो खादी पहनते थे उस समय, और गांधी जी की तो पूजा किया करते थे. लेकिन इसके अलावा कि खादी पहनना है और गांधी जी की पूजा करना है, मतलब गांधी को उन्होंने गुरु मान रखा था अपना, इसके बियॉन्ड उनको कोई ऐसा पॉलिटिकल थॉट नहीं था किसी भी तरीके का. कोई किसी तरह से भी वो पॉलिटिक्स में ज्यादा इंडल्ज नहीं होते थे, इन्वॉल्व नहीं होते थे. Naturally, they were all averse to the term communism. A communist was a godless man. He had no filial or conjugal love. तो इसीलिए कम्युनिज्म से जो था उन सबको थोड़ा बैर सा था. एवर्स मीन्स दे वर अगेंस्ट इट, ना, थोड़ा जो कहते हैं ना मुंह घुमा लिया कि मुझे तो कोई मतलब ही नहीं इस चीज से. तो वो वाली उनकी सिचुएशन थी अगर कम्युनिज्म की बात आ जाए. उनके हिसाब से कम्युनिस्ट जो है वो एक ऐसा बंदा होता था, वो इज अ गॉडलेस मैन, जिसके हिसाब से भगवान तो एग्जिस्ट ही नहीं करता. उसे कोई फिलियल, कोई फैमिली, कोई कंजुगल लव, किसी भी तरह का प्यार व्यार उसे किसी से नहीं होता. He had no compunction about killing his own parents or his children. उसको अपने खुद के पेरेंट्स या बच्चों को मारने में भी कोई हेजिटेशन नहीं है. He was always out to cause and spread unrest and violence among innocent and ignorant people. और उसका सिर्फ एक ही काम है, जो कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं, जो कम्युनिस्ट लोग हैं, उनको उनका ये मानना था कि उनका ये मतलब, उनका सिर्फ इतना ही काम है कि किसी भी तरीके से दुनिया में जो है अनरेस्ट रखो, लोगों को शांति से मत जीने दो, वायलेंस फैला के रखो, और इनोसेंट और इग्नोरेंट लोगों को अपने हिसाब से जो है उनको मोल्ड करते रहो, अपने हिसाब से उनको नचाते रहो. Such notions which prevailed everywhere else in South India at that time also naturally floated about vaguely among the khadi-clad poets of Gemini Studios. और यही notions, यही belief system जो था वो साउथ इंडिया में बहुत उस टाइम पे प्रिवेलेंट था. ज्यादातर लोग यही मानते थे कि कम्युनिस्ट लोग जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं. और नेचुरली यही थॉट प्रोसेस जो था वो खादी क्लैड जो पोएट्स थे जेमिनी स्टूडियोज के, उन सब में भी यही बिलीफ था, यही नोशन उन सब की कॉमन अंडरस्टैंडिंग था. एविडेंस ऑफ इट वाज सून फोर्टकमिंग, और इसका एविडेंस हमें बहुत जल्दी ही मिलने वाला था. When Frank Bushman, moral rearmament army, some 200 strong, visited Madras sometime in 1952, they could not have found a warmer host in India than the Gemini Studios. Someone called the group an international circus. They weren't very good on trapeze, and their acquaintance with animals was only at the dinner table. So, जब फ्रैंक बुचमैन मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी लेकर के आए, मतलब करीब 200 लोग थे उनकी उसमें आर्मी में, एंड दे विजिटेड मद्रास 1952 के अराउंड की बात है जब ये पूरा ग्रुप जो था ये मद्रास में आया. दे कुड नॉट हैव फाउंड, उनको शायद जेमिनी स्टूडियो से बेहतर होस्ट नहीं मिल सकता था इंडिया में. कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि ये एक इंटरनेशनल सर्कस है. लेकिन द ओनली थिंग इज कि सर्कस में जो ट्रेपीज होती है वो तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं आती थी, और जानवरों के साथ जो उनकी दोस्ती थी, जो उनकी जान पहचान थी, वो केवल डिनर टेबल तक थी. मीन्स दे वर ऑल नॉन वेजिटेरियन लवर्स. उनको नॉन वेज फूड खाना बहुत पसंद था. ट्रेपीज उनको आती नहीं थी. एक्चुअली दे वर नॉट अ सर्कस, बट दे प्रेजेंटेड टू प्लेज इन द मोस्ट प्रोफेशनल मैनर. लेकिन उनका जो काम था
उन्होंने 2 प्लेस वहां पे प्रेजेंट करे थे एंड दे डिड इट इन द मोस्ट प्रोफेशनल मैनर, मतलब बहुत ही प्रोफेशनली वो दोनों प्लेस वो इनैक्ट करते थे. Their Jotham Valley and the Forgotten Factor ran several shows in Madras, and along with the other citizens of the city, the Gemini family of 600 saw the plays over and over again. So उनके 2 plays थे, Jotham Valley और Forgotten Factor, जो जेमिनी स्टूडियोज के स्टेज पे कई बार रन किया गया, मतलब कई बार वो शो जो है प्ले किया गया, उसके बहुत सारे शोज चले. और मद्रास के सिटीजन्स के अलावा, जो शहर के रहने वाले थे, उनके अलावा जेमिनी स्टूडियोज की खुद की फैमिली जो थी उस समय 600 की हो चुकी थी. तो उन 600 लोगों ने भी उस प्ले को ओवर एंड ओवर कई कई बार उस प्ले को देखा. The message of the plays were usually plain and simple homilies, but the sets and costumes were first rate. उन प्लेस का मैसेज जो होता था वो बहुत ही सिंपल होता था, बस बेसिक बेसिक से लोगों की डे टू डे लाइफ से रिलेटेड वो स्टोरीज प्ले करते थे. लेकिन उनके सेट्स और उनके कॉस्ट्यूम्स जो थे, दे वर अमेजिंग, दे वर फर्स्ट रेट, मतलब वो बिल्कुल अलग ही लेवल के थे. Madras and Tamil drama community were terribly impressed, and for some years, almost all Tamil plays had a scene of sunrise and sunset in the manner of Jotham Valley, with a bare stage, a white background curtain, and a tune played on the flute. और मद्रास ड्रामा सोसाइटी और साथ में जो उनका मद्रास एंड तमिल ड्रामा कम्युनिटी जो थे, वो लोग इतने इम्प्रेस हो गए कि उसके बाद तमिल प्लेस में भी जब भी सनराइज या सनसेट का सीन दिखाना होता था, तो जोथम वैली में उन्होंने जिस तरह से वो डिस्प्ले किया था, जिस तरह से वो स्टेज पे इनैक्ट किया था सनराइज और सनसेट, वो कई सालों तक उसके बाद उसी को हर अलग अलग प्लेस में उसी को कॉपी करते रहे और उसी को प्ले करते रहे. और जोथम वैली का वो स्टेज क्या था, बेयर स्टेज होता था, कुछ नहीं होता था, पीछे एक व्हाइट बैकग्राउंड में कर्टेन लगा होता था और एक छोटी सी फ्लूट प्ले के ट्यून प्ले की जाती थी, तो फ्लूट प्ले करते थे वहां पे. It was some years later that I learned that the MRA was a kind of counter movement to international communism, and the big bosses of Madras, like Mr. Vasan, simply played into their hands. और काफी सालों बाद मुझे ये पता चलेगा कि ये एमआरए जो था ना, इट वाज अ काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट, मतलब इंटरनेशनली जब लोग कम्युनिज्म को प्रमोट कर रहे थे कि कम्युनिज्म होना चाहिए, इक्वल पैरिटी होनी, मतलब पैरिटी होनी चाहिए, देयर शुड बी पे पैरिटी, सबको इक्वल पे मिलना चाहिए, सबके पास इक्वल रिसोर्सेज का एक्सेस होना चाहिए, मतलब सब चीजें सब लोगों में बराबर बंटनी चाहिए, दैट इज व्हाट कम्युनिज्म टॉक्स अबाउट, राइट. तो एमआरए जो था वो इनके अगेंस्ट बात कर रहा था उस समय, इट वाज सम काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट. और हमारे मद्रास के बिग बॉसेस जैसे कि मिस्टर वासन जो थे, वो दे सिंपली प्लेड इट, उनको पता ही नहीं चला कि वो क्या प्ले करने आए थे और क्या दुनिया को सिखा के जा रहे थे. I'm not sure, however, that this was indeed the case, for the unchangeable aspects of these big bosses and their enterprises remained the same. MRA or no MRA, international communism or no international communism. So, अशोक मित्रन यहाँ पे लिखते हैं और वो हमें बताते हैं कि आई एम नॉट श्योर कि ऐसा कुछ केस था कि उनको मिस्टर वासन ने जानबूझ करके मतलब ऐसे किया या उनको पता ही नहीं था कि ये क्या हो रहा था. बट खैर, हमारे बिग बॉसेस और उनके बिजनेस पे इसका कोई असर नहीं पड़ा, एमआरए हो या ना हो, इंटरनेशनल कम्युनिज्म हो या ना हो, जेमिनी स्टूडियोज अपने ही तरीके से चलता रहा. The staff of Gemini Studios had a nice time hosting 200 people of all hues and sizes of at least 20 nationalities. और Gemini Studios के लोगों को बहुत मजा आया, वहां के स्टाफ के तो मजे ही आ गए. करीब 200 लोग आए थे यहाँ पे और डिफरेंट ह्यूज एंड साइज, मतलब सबका स्किन कलर, उनका अलग अलग स्किन कलर के लोग थे, उसमें अलग अलग साइज थे, बिकॉज आप अलग अलग कंट्रीज में ट्रैवल करो तो यू रियलाइज कि हर जगह की एवरेज हाइट, स्किन कलर डिफरेंट होता है. तो इस तरह के करीब 20 नेशनैलिटीज के लोगों को होस्ट करने में उनको बहुत मजा आया. इट वॉज सच अ चेंज फ्रॉम द यूजुअल कलेक्शन ऑफ प्राउड प्लेयर्स वेटिंग टू बी स्लैप्ड विद थिक लेयर्स ऑफ मेकअप बाय द ऑफिस बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट. और ये इतना अच्छा, मतलब एक वेलकम चेंज था, क्योंकि नॉर्मली जब प्राउड प्लेयर्स को प्ले करना होता था तो एक जैसे वही तमिलियन लोकलाइट्स होते थे जिनकी गाल पे मोटा मोटा पैनकेक की लेयर्स थोपी जाती थी कि इनको सुंदर बना दिया जाए, उनको थोड़ा व्हाइट व्हाइट बना दिया जाए जिससे वो कैमरे में क्लियर दिख सके. लेकिन यहाँ पे इन 20 नेशनैलिटीज के अलग अलग स्किन कलर के लोगों का मेकअप करना, दैट वाज अ वेरी डिफरेंट थिंग एंड वेरी वेलकमिंग फॉर द मेकअप डिपार्टमेंट, कि उनको कुछ नया करने को मिल रहा था. A few months later, the telephone lines of the big bosses of Madras buzzed, and once again, we at Gemini Studios cleared a whole shooting stage to welcome another visitor. कुछ ही महीनों बाद क्या हुआ कि मद्रास में हमारे बिग बॉसेस की टेलीफोन लाइंस पे फिर से बजिंग होने लगी और फिर से जेमिनी स्टूडियोज का स्टेज जो था वो शूटिंग के लिए तैयार किया जाने लगा. फिर से एक और विजिटर आ रहा था. ऑल दिस सेड, उन्होंने सिर्फ हमें इतना ही बताया कि इस बार कोई पोइट है जो इंग्लैंड से आ रहा है. The only poets from England and the simple Gemini staff knew or heard of were Wordsworth and Tennyson. The more literate ones knew of Keats, Shelley, and Byron. On one or two might have faintly come to know of someone by the name Eliot. Who was the poet visiting Gemini Studios now?
तो अशोक मित्तन कहते हैं कि जेमिनी स्टूडियोज के स्टाफ की अगर बात करें तो इंग्लैंड के कुछ एक पोइट्स के जिनको हम जानते थे, जिनके नाम हमने सुने थे, वो थे वर्ड्सवर्थ और टेनिसन। ये नाम तो ज्यादातर लोगों ने सुने हुए थे। जो थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे थे उन्होंने कीट्स, शेली और बायरन का भी नाम सुना हुआ था। एक दो लोगों ने शायद कहीं भूले भटके एलियट का नाम सुना होगा। ये कौन सा पोएट था जो जेमिनी स्टूडियोज आ रहा था? He is not a poet, he is an editor. That's why the boss is giving him a big reception. Vasan was also the editor of a popular Tamil weekly, Ananda Vikadan. So, फिर किसी ने उनको बताया कि वो पोएट नहीं है, एक्चुअली वो एक एडिटर है। और हमारे बॉस इसीलिए उसके लिए एक बहुत बड़ा रिसेप्शन कर रहे हैं, बहुत बड़ी पार्टी कर रहे हैं उसको वेलकम करने के लिए, क्योंकि वासन हिमसेल्फ वाज आल्सो एन एडिटर। उनकी एक पॉपुलर जो है मैगजीन थी उस समय, तमिल लैंग्वेज में निकलती थी, जिसका नाम था आनंदा विकेटन। He wasn't the editor of any of the known names of British publications in Madras, and that is those known at the Gemini Studios. So, जहां तक हमें पता लगा था, ब्रिटिश पब्लिकेशंस के जो भी यहाँ पे मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स वगैरह आते थे, उनमें से तो कोई फेमस नाम तो नहीं था, उनमें से कोई एडिटर तो वो नहीं था जिनको हम जेमिनी स्टूडियोज में जिन लोगों के नाम जानते थे। Since the top men of the Hindu were taking the initiative, the surmise was that the poet was the editor of a daily, but not from the Manchester Guardian or the London Times. लेकिन क्योंकि द हिंदू न्यूज़पेपर के जो टॉप बॉसेस थे, वो लोग इनिशिएटिव ले रहे थे, वो उसको इनवाइट कर रहे थे, तो सारी बातों का सार ये निकला कि प्रॉबेबली ये जो बंदा आ रहा है ये या तो पोएट है या फिर किसी डेली मैगजीन का, डेली न्यूज़पेपर टाइप का कुछ होगा वहां पे, जिसका ये एडिटर है। लेकिन ये मैनचेस्टर गार्डियन या लंदन टाइम्स जो बहुत नोन पब्लिकेशन थे, जो उस टाइम पे मद्रास में बिकते थे, मिलते थे, अवेलेबल होते थे, उनका तो ये एडिटर नहीं था। दैट वॉज ऑल दैट इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म अमंग अस न्यू। मतलब हम जिन लोग जो लोग बॉस के बहुत करीबी थे, जिनको ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन रहती थी, उनको भी इससे ज्यादा कुछ नहीं पता था। At last, around 4 in the afternoon, the poet or the editor arrived. He was a tall man, very English, very serious, and of course, very unknown to all of us, battling with half a dozen pedestal fans on the shooting stage. So, around 4 बजे के करीब दोपहर में वो पोएट या एडिटर जो भी कह लो, he arrived. He was a tall man. वो काफी लंबा था, काफी इंग्लिश जैसा दिख रहा था, काफी सीरियस भी था, उसके फेस एक्सप्रेशंस बड़े सीरियस थे, एंड ऑफ कोर्स हम लोगों के लिए वो टोटली अननोन था। बैटलिंग विद हाफ अ डजन, स्टेज पे, शूटिंग स्टेज पे करीब हमने हाफ अ डजन यानी अराउंड 6 पेडिस्टल फैंस लगाए थे। द बॉस रेड आउट ए लॉन्ग स्पीच, बॉस ने काफी लंबी स्पीच पढ़ी। इट वॉज ऑब्वियस दैट ही टू वॉज प्रेशियस लिटिल अबाउट, ही टू न्यू प्रेशियस लिटिल अबाउट द पोएट और द एडिटर। और ये बहुत ही ऑब्वियस था कि शायद हमारे बॉस को भी उस एडिटर या पोएट के बारे में कुछ खास ज्यादा पता नहीं था। The speech was all in the most general terms, but here and there it was peppered with words like freedom and democracy. तो जो स्पीच थी ये बहुत ही जनरल टर्म्स में इसके बारे में बात हो रही थी, एंड हियर एंड देयर, और यहाँ वहां इट वाज पेपर्ड विद वर्ड्स। जैसे बीच बीच में कभी हम फ्रीडम वर्ड सुनाई दे जाता था, कभी डेमोक्रेसी वर्ड सुनाई दे जाता था। खैर हमारे बॉस की स्पीच खत्म हुई एंड देन द पोएट स्पोक, उसकी बारी आई। ही कुडंट हैव एड्रेस्ड अ मोर डेज्ड एंड साइलेंट ऑडियंस। नो वन न्यू व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट एंड हिज एक्सेंट डिफीटेड एनी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज सेइंग। फिर जब पोइट की बारी आई, तो वो उसका जो एड्रेस था वो शायद इससे ज्यादा यू नो खोई हुई सी डेज, मतलब जो बैठे तो हैं, देख तो रहे हैं, पर उनका माइंड जो है वो सो चुका है। यू आर सिटिंग बट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, यू आर नॉट प्रोसेसिंग एनी इंफॉर्मेशन। दैट इज व्हाट द सिचुएशन, द पोजीशन डेज्ड इज, तो वो स्टेट है डेज्ड। एंड साइलेंट ऑडियंस, जो ऑडियंस थी वो बिल्कुल चुपचाप एकदम शांत बैठी हुई थी, किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। नो वन न्यू, किसी को समझ नहीं आ रहा था वो क्या बात कर रहा था। और ऊपर से उसकी एक्सेंट ऐसी थी उस बंदे की कि जिसने थोड़ा बहुत समझने की कोशिश भी की कि वो क्या कह रहा है, द पर्सन कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। सो द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर, करीब पूरी स्पीच जो थी 1 घंटे चली, एंड देन द पोएट लेफ्ट। उसके बाद पोएट चला गया एंड वी ऑल डिस्पर्स्ड अटर बैफलमेंट। और हम सब भी बड़े कंफ्यूज है कि ये क्या हुआ, क्या बोल के गया, क्या समझाया, हमें कुछ समझ नहीं आया, हम क्यों बैठे हुए थे, हमें कुछ नहीं समझ आया। बट खैर हम भी वहां से फिर अपने अपने काम के लिए निकल गए। What are we doing? What is an English poet doing in a film studio which makes Tamil films for the simplest sort of people? People whose lives least afforded them the possibility of cultivating a taste for English poetry. और हम लोग यही सोच रहे थे कि हम आखिर कर क्या रहे थे यहाँ बैठ करके। और ये इंग्लिश पोएट ये एक तमिल फिल्म स्टूडियो में क्या कर रहा था, वो भी एक ऐसे स्टूडियो में जो कि ऐसे फिल्में बनाता है जो जो सिर्फ तमिल लैंग्वेज में और तमिल बोलने वाले सिंपल सिंपल लोगों के लिए। यहाँ के लोग तो इंग्लिश पोएट्री में अपना टेस्ट भी डेवलप नहीं कर सकते, इतने भी पैसे नहीं उनके पास, दे कांट अफोर्ड इंग्लिश पोएट्री बुक्स। द पोएट लुक प्रीटी बैफल्ड टू, पोएट की शक्ल से भी लग रहा था कि वो भी बहुत कंफ्यूज था। What he too must have felt, क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं लग रहा था the sheer incongruity of his talks about the thrills and travails of an English poet. उसने जो कुछ भी हमें सुनाया था, जो कुछ भी उसने बोला था, जो भी
चीजें हमसे शेयर की थी, शायद उसको भी समझ आ रहा था कि हमें कुछ समझ नहीं आया, वो समझ रहा था इस चीज को। खैर एनीवेज हिज विजिट रिमेन्ड एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, लेकिन उसकी विजिट जो थी वो इट रिमेन्ड एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री। ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर वो आया क्यों था और क्या करने आया था, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ हिज विजिट। The great prose writers of the world may not admit it, but my conviction grows stronger day by day. That prose writing is not and cannot be the true pursuit of a genius. It is for the patient, persistent, persevering drudge with a heart so shrunken that nothing can break it. So, जो अब यहाँ से ना एक नया एपिसोड शुरू होता है और इस स्टोरी में, इस एक्सर्प्ट में, जहाँ पे अशोक मित्रन जो है वो उसकी बात कर रहे हैं कि प्रोज राइटर्स किस तरह के लोग होते हैं। So he says that the great prose writers of the world may not admit it, but my conviction grows stronger day after day that prose writing is not and cannot be the true pursuit of a genius. So he says कि जो प्रोज राइटर है, जो कहानियां लिखने वाले लोग हैं, जो पैराग्राफ्स में अपनी कहानियां लिखते हैं, चाहे दुनिया भर के प्रोज राइटर्स इस बात को ना माने, बिल्कुल एडमिट ना करें, लेकिन मेरा कन्विक्शन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है कि प्रोज राइटिंग जो है ना, वो बिल्कुल भी किसी भी हाल में किसी जीनियस का ट्रू परस्यूट तो नहीं हो सकती, उसका करियर तो नहीं हो सकता। It is for the patient, persistent, persevering drudge with a heart so shrunken that nothing can break it. Rejection slips don't mean a thing to him. He at once sets out about making a fresh copy of the long prose piece and send it to another editor, enclosing postage for the return of the manuscript. तो जो प्रोज राइटर्स है ना, ये बहुत ही पेशेंस वाला काम है। कोई ऐसा बंदा इस काम को कर सकता है जो बहुत परसिस्टेंट हो, जो इस बात के लिए बिल्कुल पीछे पड़ जाए कि भाई कुछ भी हो जाए, अगर मुझे 10 एडिटर भी रिफ्यूज कर रहे हैं, डिक्लाइन कर रहे हैं मेरी राइटिंग को, कोई बात नहीं, मैं 11वां एडिटर ढूंढ के उसके पास अपनी मैन्युस्क्रिप्ट भेजूंगा, लेकिन मैं छपवा के रहूंगा। परसिवियरिंग ड्रज विद हार्ट, जिसका हार्ट इतना श्रंक हो चुका हो ना कि उसको कुछ कोई चीज तोड़ ही नहीं सकती। एक खोखला घड़ा होता है ना, टूट जाता है, आप फेंकोगे टूट जाएगा, लेकिन एक पत्थर जो होगा उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, बिकॉज वो सॉलिड है। तो इसीलिए वो कहता है कि हार्ट सो श्रंकन, मतलब किसी का दिल जो इतना श्रंक कर चुका है ना कि उसे कोई तोड़ ही नहीं सकता। रिजेक्शन स्लिप डजंट मीन अ थिंग, उसको कितनी भी रिजेक्शन स्लिप्स क्यों ना मिल जाए कि भाई आपकी मैन्युस्क्रिप्ट छापने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे ही वो उसके पास वापस आते हो फिर से लग जाता है उसकी फ्रेश कॉपी बनाने में, लंबे लंबे प्रोज के पीसेस लिखता है और फिर एक नए एडिटर को भेजता है, साथ में पोस्टेज भी अटैच करता है कि प्लीज अगर पसंद ना आए तो मुझे वापस कर देना। नाउ जस्ट टू ब्रिंग इन द कंटेक्स्ट, राइटिंग जो है वो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट परस्यूट, बहुत मुश्किल करियर माना जाता है, बिकॉज आपकी राइटिंग के को छापने के लिए जो पैसा है वो यूजुअली पब्लिशर लगाते हैं, और पब्लिशर अपना पैसा तब तक नहीं लगाएगा जब तक उसे फुल फेथ नहीं हो कि आपकी स्टोरीज, आपके नॉवेल्स को कोई ना कोई पढ़ेगा, उसकी सेलेबिलिटी मार्केट में, उसकी जो सेलिंग है वो अच्छी होगी, उसकी सेल अच्छी होगी। तो अगर ऐसा नहीं है तो नॉर्मली जो है राइटर्स को रिजेक्शन बहुत मिलते हैं। बहुत सारे पब्लिकेशंस इस बात पे मना कर देते हैं कि हम इस तरह की बुक्स नहीं छापते, हम इस तरह की मार्केटिंग नहीं करते, हम इस तरह की चीजें नहीं छापते। तो कुछ ना कुछ कह के बहुत सारे राइटर्स को बहुत सारा रिजेक्शन झेलना पड़ता है बिफोर दे बिकम एन एस्टेब्लिश्ड राइटर। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि ज्यादातर राइटर्स जो होते हैं उनका दिल ना बिल्कुल पत्थर होता है कि वो रिजेक्शन को तो एक्सेप्ट ही नहीं करते, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उनको आज पकड़ाओ रिजेक्शन स्लिप कि भाई आपकी मैन्युस्क्रिप्ट सेलेक्ट नहीं हुई है, अगले दिन वो फिर से दोबारा कॉपी बनाने बैठ जाएंगे कि किसी दूसरे एडिटर को भेजूंगा। And it was such for such people that the Hindu had published a tiny announcement in an insignificant corner of an unimportant page. कितने इंटरेस्टिंग वे में हमें बता रहे हैं कि ऐसे ही लोगों के लिए है कि हिंदू हिंदू न्यूज़पेपर में एक छोटे से कोने में, एन इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर में, बहुत एक छोटे से कोने में एक अनइम्पॉर्टेंट पेज, मतलब ना तो फ्रंट पेज, ना लास्ट पेज, ना सेंटर पेज, बिल्कुल एक छोटे से किसी पेज पे किसी कोने में छोटे से में एक कंटेस्ट छपा था, अ शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय द ब्रिटिश पीरियोडिकल बाय द नेम द एनकाउंटर। द एनकाउंटर नाम का कोई ब्रिटिश पीरियोडिकल छपता था, उसमें एक शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था। और जस्ट इमेजिन, ये शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट एक ब्रिटिश पीरियोडिकल इंडिया के मद्रास के न्यूज़पेपर हिंदू में छाप रहा है। Of course, the encounter wasn't a known commodity among the Gemini literati. Of course, एनकाउंटर नाम का जो पीरियोडिकल था, ये जेमिनी के जो लिटरेटी मीन्स जो पढ़े लिखे लोग थे वहां के, जो बुद्धिजीवी वर्ग था, उनको इसका आइडिया भी नहीं था कि ये कौन सा पीरियोडिकल है, कैसा है, उन्होंने तो सुना ही नहीं था इसका नाम। I wanted to get an idea of the periodical before I spent a considerable sum in postage, sending a manuscript. तो ऑथर ने सोचा, क्योंकि वो भी लिखता था, अभी जो आप पढ़ रहे हो ये उसी का लिखा हुआ है, सो ही सेज कि
ये उस टाइम की बात है। तो मैंने जब इस एड को देखा तो मैंने सोचा यार भेजने से पहले, क्योंकि ब्रिटेन भेजना है तो अच्छा खासा पैसा खर्च होगा मैन्युस्क्रिप्ट वहां पे सेंड करने का, तो पहले ये पता लगा लो कि पीरियोडिकल है कैसा, किस तरह की कहानियां छापता है, किस तरह की इसकी आइडियोलॉजी है, किस पे चलता है ये। सो in those days, British Council Library had an entrance with no long winded signboards and notices to make you feel you are sneaking into a forbidden area. And there were copies of the encounter lying about in various degrees of freshness, almost untouched by the readers. When I read the editor's name, I heard a bell ringing in my shrunken heart. So ये उन दिनों की बात है जब ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी का जो एंट्रेंस था वहां पे कोई बड़े बड़े साइन बोर्ड्स नहीं होते थे, कोई नोटिस नहीं होते थे। आपको बिल्कुल ऐसी फीलिंग नहीं आती थी कि आप किसी फॉरबिडन एरिया में हो जहाँ पे आपका आम लोगों का घुसना मना है, आप ऐसी किसी जगह में घुस रहे हो। सो ऐसी जगह में जब वो गया ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पे स्टार्टिंग में जो काउंटर था वहां पे देयर कॉपीज, एनकाउंटर की जो कॉपीज थी वो इधर उधर पड़ी हुई थी, वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रेशनेस। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे रीडर्स ने एनकाउंटर की कॉपीज को छुआ ही नहीं है, एज ए कोई पढ़ता ही नहीं है उसे। व्हेन आई रेड द एडिटर्स नेम, लेकिन जब मैंने एडिटर का नाम पढ़ा, आई हर्ड अ बेल रिंगिंग इन माय श्रंकन हार्ट। मेरा दिल जो बिल्कुल सिकुड़ सिकुड़ के पत्थर सा बन गया था, अचानक उसमें घंटियां बजने लगी। It was the poet who had visited the Gemini studios. I felt like I had found a long lost brother, and I sang as I sealed the envelope and wrote out his address. तो जब मैंने उसका एडिटर का नाम पढ़ा तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे ऐसा लगा मेरे दिल में घंटियां बज रही हैं, क्योंकि ये वही एडिटर का नाम था जो सालों पहले जेमिनी स्टूडियोज को विजिट करने आया था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा कोई खोया हुआ भाई पुराना मिल गया है। और मैं गाना गुनगुनाते हुए एनवेलप को सील कर रहा था, उसका एड्रेस लिख रहा था। मैं बड़ा खुश था कि उसको मैं बता सकता हूँ कि भाई शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट मुझे ही जिता दो, तुमसे तो मैं मिल चुका हूँ, तुम्हारे पोइट्स, तुम्हारा एड्रेस, तुम्हारा लेक्चर भी सुन चुका हूँ जब तुम जेमिनी स्टूडियोज आए थे। I felt that he too would be singing the same song at the same time. Long lost brothers of Indian films discovered each other by singing the same song in the first reel and in the final reel of the film. So, वो लिखता है कि जैसे फिल्मों में आपने इंडियन फिल्म्स में देखा है ना, शुरू की फर्स्ट रील में दो भाई हैं, गाना गा रहे हो, गाना गाते गाते फिर कुछ होता है, वो बिछड़ जाते हैं। पूरी कहानी स्टोरी जब खत्म होने आती है फिल्म की, तो लास्ट रील में फिर से वो वही गाना गाते गाते एक दूसरे को पहचान लेते, ओहो तुम तो मेरे वो बिछड़े हुए भाई हो। तो उसको लगता है कि जब वो बंदा, वो एडिटर इसका खोलेगा एनवेलप, तो वो भी वही गाना गा रहा होगा जो गाना इस समय ये गा रहा है। बेसिकली डोंट गो बाय द लॉजिक, जस्ट गो विद द फ्लो, उसके जज्बात समझने की कोशिश करो। यहाँ पे अपना लॉजिक मत लगाना कि वो सेम गाना कैसे गाएगा। उसको तो हिंदी के गाने शायद या तमिल गाने उसको समझ भी नहीं आते होंगे, उसको पता भी नहीं होंगे। लेकिन अशोक मित्रन वॉज वेरी हैप्पी कि यार ये तो वही बंदा है जिसको मैंने सुना था। तो नाम क्या था? स्टीफन स्पेंडर। Stephen, that was his name. And years later, when I was out of Germany studios and I have much time but not much money, anything at a reduced price attracted my attention. On the footpath in front of the Madras Mount Road post office, there was a pile of brand new books for 50 paise each. So, उसके कई सालों बाद की बात है जब मैं जेमिनी स्टूडियो से जॉब छोड़ चुका था। मेरे पास काफी समय था, हाँ पैसे नहीं थे, तो कोई भी चीज जो सस्ते दामों में बिक रही होती थी वो दैट वुड अट्रैक्ट माई अटेंशन। तो एक दिन मैंने फुटपाथ पे, मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के सामने फुटपाथ पे मैंने एक छोटी सी दुकान सी देखी। उसने बहुत सारी ढेर सारी बुक्स का ढेर लगा रखा था और हर बुक को 50 पैसे की बेच रहा था। एक्चुअली देवर कॉपीज ऑफ द सेम बुक। जब मैं वहां गया कि 50 पैसे, चलो इतना तो मैं देख ही सकता हूँ। सो जैसे ही मैं वहां पे गया तो मैंने ध्यान से देखा तो पाया कि वो सारी की सारी बुक्स जो थी वो एक ही बुक की कॉपीज थी। एंड एलिगेंट पेपरबैक ऑफ अमेरिकन ओरिजिन। बहुत ही प्यारी किताब थी, लेकिन उसका पेपरबैक एडिशन था। जनरली जब बुक्स अच्छी बुक्स छपती हैं तो उनका जो कवर होता है वो लेदर बाउंड होता है, या मे बी हार्ड कवर होगा जिसके ऊपर ग्लेज पेपर चढ़ाया हुआ होगा, ग्लॉसी पेपर लगाया हुआ होगा। बट यहाँ पे पेपर बैक एडिशन मिल रहा था अमेरिकन ओरिजिन का, स्पेशल लो प्राइस स्टूडेंट एडिशन इन कनेक्शन विद द 50th एनिवर्सरी ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। तो उसका उन्होंने वो लिखा हुआ था कि वो स्पेशल लो प्राइस स्टूडेंट एडिशन निकाला था उन्होंने पेपर बैक में, रशियन रेवोल्यूशन के 50th एनिवर्सरी के उसमें ओकेजन पे। I paid 50 pies and picked up a copy of the book. मैंने 50 पैसे पे किए और कॉपी उठा ली। The God That Failed, उस किताब का नाम था The God That Failed. Six eminent men of letters in six separate essays describe their journeys into communism and their disillusioned return. इसमें सिक्स एमिनेंट मैन ऑफ लेटर्स, मतलब छह बहुत ही महान लेखकों के छह सेपरेट एसेज थे। सिक्स सेपरेट एसेज वर डिस्क्राइब्ड।
और इसमें जो था उन्होंने अपनी अपनी जर्नी डिस्क्राइब की थी कि किस तरह से वो कम्युनिज्म में चले गए थे, कम्युनिस्ट बनने की राह पर निकल पड़े थे, और किस तरह से एक पॉइंट ऐसा आया कि वहां से डिसइल्यूजन होकर के अपना रास्ता भूल गए, भटक गए, एंड दे रियलाइज कि वो गलत जगह पे, गलत रास्ते पे चले गए हैं, सो दे केम बैक फ्रॉम देयर। तो बेसिकली कम्युनिज्म में उनकी एंट्री, उनकी जर्नी और वहां से वापसी की ये एसेस थे। आंद्रे गिडे, रिचर्ड राइट, इग्नाजियो सेलोन, आर्थर कोइस्टलर, Louis Fisher and Stephen Spender. Stephen Spender, suddenly the book assumed tremendous significance. और जैसे ही मैंने स्टीफन स्पेंडर का नाम पढ़ा तो मुझे लगा कि ये बुक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टीफन स्पेंडर के साथ जैसे एक रिश्ता सा बन गया था। पहली बार उससे जब मिले थे तो वो जेमिनी स्टूडियोज में काम करते थे। दूसरी बार जब उन्होंने अपनी मैगजीन में एक शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट निकाला, तब वो सेकंड उन्होंने इंटरेक्शन हुआ, या यूं कह लो कि लाइफ में उनकी यादें बनी, मेमोरीज बनी। एंड फाइनली आज जब उन्होंने बुक खरीदी तो इस बुक में भी स्टीफन स्पेंडर का एक ऐसे था। The poet who had visited Gemini Studios, in a moment I felt a dark chamber of my mind lit up with a hazy illumination. The reaction to Stephen Spender at Gemini Studios was no longer a mystery. The boss of Gemini Studios may not have much to do with Spender's poetry, but not with his God that failed. So, Stephen Spender जो थे वो Gemini Studios आए थे, वही पोएट था वो। इन दैट मोमेंट अचानक मेरे दिमाग के उस अंधेरे कोने में अचानक उजाला हो गया, और मुझे रियलाइज हुआ कि स्टीफन स्पेंडर जब जेमिनी स्टूडियोज आए थे तो जेमिनी स्टूडियोज वालों को रिएक्शन कुछ खास नहीं था उनके लिए। और क्यों नहीं था? नाउ इट वॉज नो लॉन्गर अ मिस्ट्री। अब वो मिस्ट्री नहीं था, क्योंकि द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियोज में नॉट हैव मच टू डू विद स्पेंडर्स पोएट्री। जेमिनी स्टूडियोज के बॉस को स्पेंडर की पोएट्री से भले ही कुछ खास नहीं करना था, लेकिन उसके उस गॉड से भी कुछ नहीं करना था जो फेल हो गया था, विच मीन्स दे वर ऑल्सो नॉट कम्युनिस्ट। So with this we come to an end of this Poets and Pancakes today.